नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें वीडियो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी उम्मीद है कि अगर आपने ये 25 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो किए हैं तो इस टॉपिक से आने वाला सवाल आपके रेंज से बाहर नहीं होगा। मैं इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं लेता कि हूबहू सवाल मिल जाएंगे, मगर इसके इर्द गिर्द ही आपको सवाल मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा आगे पूछे, थोड़ा सा पीछे पूछे, लेकिन अगर ये 25 प्रश्न करते हो मेरे मित्रों तो आपका निश्चित तौर से इस टॉपिक से आने वाला सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि इतनी परीक्षाओं के पेपर देखने के बाद मुझे ये लगता है कि वाकई में इस तरीके का सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर से इनके बाद में कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक है सूखा एवं अकाल तथा मरुस्थलीकरण के जो कारण हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे, जो कि राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से दिए गए। हालांकि ये सवाल जो है वो आरएस जैसी परीक्षा है, कांस्टेबल जैसी परीक्षा है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड है। राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता है, चाहे कॉलेज व्याख्याता तक का भी सवाल यहाँ से पूछा गया है। लेकिन आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल इस टॉपिक से जो आपसे पूछा गया है वो जरा सुनिए क्या है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत जो कारण है इनमें से वो कौन सा है, आपको ये बताना है। राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण जो है वो इनमें से कौन सा है। सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा आधारभूत कारण है जिससे ज़्यादा जो है वो सूखा और अकाल पड़ता है। पहला कारण सुनिए, अरावली का दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर होना। अरावली की जो स्थिति है वो मेरे मित्रों राजस्थान में कुछ इस तरीके से है, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, ये राजस्थान की स्थिति है। तो क्या दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर स्थिति है, यानी अरावली का प्रसार जो है वो इस ओर है क्या। फिर है अनियमित, पर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। सबसे बढ़िया कारण आपको बताना है, कारण इसमें एक से ज़्यादा है। मिट्टी व वनों का अवक्रमण है, ठीक है। इसके अलावा विवेकहीन व अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग है। राजस्थान में ये सारे कारण जो हैं वो मेरे दोस्तों सूखा एवं अकाल पड़ने के भी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो सही जवाब है वो है राजस्थान में अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा जो है वो इसका सबसे उपयुक्त कारण है। बाकी सारे कारण सही हैं, लेकिन सही और सबसे सटीक उत्तर ये वाला इसका होगा। अकाल व सूखा की निरंतरता के लिए प्रमुख उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों में जलवायु की विषमता, वर्षा की न्यूनता और अनियमितता व अनिश्चितता तथा भौगोलिक बनावट जो है 61% भाग राजस्थान का ऐसा है मेरे मित्रों जो क्या है, मरुस्थलीय है। और यहाँ पर जो है तापमान की अधिकता और वनस्पति की कमी के कारण इस क्षेत्र में अकाल व सूखा जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो पहला सवाल मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, कब आया था। तो ये छप्पनिया अकाल कौन सी सन में, कौन से वर्ष आया था, यह आपको बताना है। कि छप्पनिया अकाल जो है राजस्थान में आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर विक्रम संवत की अगर बातचीत की जाए, कौन सी सन की, विक्रम संवत। विक्रम संवत की अगर बातचीत की जाए तो विक्रम संवत जो है छप्पनिया काल 1956 में आया था। 1956 विक्रम संवत है, ये ध्यान रखना, विक्रम संवत 1956। और ईस्वी सन की अगर बातचीत की जाए तो 1899 में, 1899 में जो है ये छप्पनिया काल आया था, यानी 99 की साल कहते हैं उसको। तो 1899 में और 1956 में आया विक्रम संवत के हिसाब से, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। तो इसके बीच के इर्द गिर्द का दायरा जो है वो कौन सा है, तो 1899 एडी जो आपको यहाँ दे रखा है वो इसमें सही माना गया जवाब है। अब मैं इसके संदर्भ में कुछ और आपको, बहुत भयंकर अकाल आया था मेरे मित्रों ये छप्पनिया अकाल जो है। इस वक्त लोग जो हैं वो हमारे खेजड़ी जो होती है उसकी छाल तक को खाकर जीवन यापन करने लगे थे, अपने जीवन को बचाने में लगे हुए थे। इसके बाद देखिए, इसके अलावा मैं कुछ और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। एक होता है चालीसा अकाल। राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण अकाल आए जिसमें से एक है चालीसा अकाल। ये चालीसा अकाल जो है वो कब पड़ा, चालीसा अकाल, इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने। सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर लेना। जितने 25 महत्वपूर्ण सवालों के संदर्भ में जो भी मैं बात करूँ वो आपका निश्चित तौर पर सवाल सही हो जाएगा और इससे बाहर कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी फिर नहीं पड़ेगी। 1983 में आपके यह चालीसा जो अकाल है वो आया था। 1983 में चालीसा अकाल जो है वो आया था। इसके बाद में पंचकाल, क्या है, पंचकाल राजस्थान में कब आया, पंचकाल। ये पंचकाल मेरे मित्रों जो राजस्थान में आया ये 1812-13 में पड़ा। 1800
यहाँ पर 1983 है। चालीसा अकाल 1812 और 1800 जो है वो 13 के आसपास जो पड़ा वो कौन सा है, वो है पंचकाल। इसके बाद में मृत्यु छप्पनिया काल आपको बता ही दिया। इसके बाद है सहसा भदूसा अकाल। सहसा भदूसा अकाल जो है, सहसा भदूसा अकाल वो राजस्थान में पड़ा था। ये 1842-43 में आया था, 1842 और 43 में आया था। और ये तो है ईस्वी सन, दोनों की ईस्वी सन है, यानी पंचकाला 12-13 में और 42-43 में सहसा भदूसा काल। ये 1800 जो है वो आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों कि 1899 से 1900 तक का भी है ना, 1899 से लेकर 1900 ये विक्रम संवत है। कौन सी संवत है, विक्रम संवत। ये छप्पनिया काल के नज़दीक की विक्रम संवत ये दे रखी है, सहसा भदूसा। ठीक है। इसके बाद में है मैक्रो ड्राउट अकाल जो है वो 2002-2003 में पड़ा था। 2002 और 2003 में, 2002 और 2003 में कौन सा अकाल पड़ा था, तो मैक्रो ड्राउट अकाल, मैक्रो ड्राउट जो अकाल है वो कब पड़ा, ड्राउट अकाल कब आया, तो ये ध्यान रखना 2002 और 2003 में आया था। इसे वृहत अकाल भी कहा जाता है। इसके बाद है त्रिकाल। त्रिकाल कब आया, तो ये त्रिकाल जो है यानी त्रिकाल ये किस वर्ष आया, 1987-88 में। 1987 और 1988 में ये त्रि अकाल आया। 1987-88 में त्रि अकाल आया। वह 2002 और 2003 के बीच में भी आया। 2002 और 2003 के बीच में भी यही अकाल आया। तो 2002, 2003 और एक 87 और 88 ये अकाल आपको मुख्यतः याद रखने। चालीसा अकाल 83 में, पंचकाल 1812-13 में, सहसा भदूसा काल 1842-43 में, मैक्रो ड्राउट 2002-2003, त्रिकाल 1987-88 और 2002 और 2003। मेरे हिसाब से इन सब बातों को एक बार आप वापस रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी। राजस्थान में सर्वाधिक, ये पिछली बार ग्राम सेवक की जो भर्ती हुई 2016 में, उस वक्त ये सवाल पूछा गया था। राजस्थान में सूखा प्रभावित जिलों की सर्वाधिक संख्या जो है, सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक किस वर्ष थी, तो राजस्थान में 2002 और 2003 में सर्वाधिक जिले जो हैं वो राजस्थान में सूखा प्रभावित थे, ये देख लेना। चलिए इसके बाद जो है वो अगला सवाल देखिए क्या है। विक्रम संवत 1956 में, 1956 विक्रम संवत दे रखी है, इसका मतलब आप समझ सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। अकाल, छप्पनिया अकाल के मुख्य विलक्षण क्या थे ये बताइएगा। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1956 तो है, यहाँ पर 1899 1900 में जो अकाल पड़ा था। पानी, पीने के पानी की अनुपलब्धता और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, पशुओं के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता या उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण उस छप्पनिया अकाल में था। ना पीने को पानी था, ना पशुओं को चारा था और ना व्यक्तियों के भोजन सामग्री की उपलब्धता थी। ये सभी कारण जो है उस छप्पनिया अकाल के मुख्य कारण माने जाते हैं। ये सवाल जो है वो सेकंड ग्रेड आरपीएससी में आया हुआ है मेरे मित्रों। सेकंड ग्रेड आरपीएससी की परीक्षा जो होती है उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। त्रि अकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा, चारा, भोजन, जल की कमी, भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी और अत्यधिक ताप। इनमें से कौन सा कारण है जो आपको बताना है कि त्रिकाल के संबंध में है, यानी त्रिकाल में चारा, भोजन और जल तीनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। भोजन, चारा और जल तीनों की कमी है, उसे त्रिकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए अन्न काल की, कौन सा काल, अन्न काल। अन्न अकाल जो है, अन्न अकाल में किसकी कमी हो जाती है, कृषि उपज का नहीं होना अन्न अकाल कहलाता है। फिर है जल अकाल, जल का अभाव होना जल अकाल कहलाता है। उसके बाद है तृणकाल। तृणकाल किसे कहा जाता है, तो तृणकाल कहा जाता है घास व चारे का अभाव जिसमें होता है वह तृण अकाल कहलाता है। और त्रिकाल जो है वो त्रिकाल कौन सा होता है, जिसमें इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है, वह त्रिकाल कहलाता है मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मरु विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1966 में मरु विकास बोर्ड का गठन किया गया था। याद कर लीजिए, ये सवाल वापस रिपीट होने वाले हैं। मरु विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1966 में मरु विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों डीएमआरसी। डीएमआरसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए, ये जो आपके सामने डीएमआरसी है, यहाँ पर डीएमआरसी,
के संदर्भ में सवाल आया है, DMR और RC, DMR और C, ये DMRC है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? DMRC का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है, यह बताइए। तो डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी सी जवाब जो है वो आपका एकदम राइट आंसर है। इसमें DMRC जो है वो डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जो कि मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इस मंत्रालय के अधीन ये आता है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। जो 27 जून 1984 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान के जोधपुर शहर में इस केंद्र की स्थापना की गई। आगामी परीक्षा, अब देखिए पेपर सेटर कैसे सवाल बनाता है, वो अगर ये पेपर देख रहा होगा तो उसके दिमाग में आएगा कि हमने कभी ना कभी DMRC पूछा है। अब ये पूछा जाए कि DMRC का राजस्थान में केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो पूछेगा आपसे कि DMRC का केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर की क्या की गई है, स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, देश की मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधान जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या करना है, राजस्थान में पूरा करना है। तो 27 जून 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ लिख देता हूं मैं 27 जून, कितनी जून भैया, 27 जून को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर 27 जून 1984 की डेट अगर आपको याद रह जाए तो यहाँ लिख लीजिएगा 27 जून 1900, कई बार इस पेन में दिक्कत आती है इस वजह से सही लिखा नहीं जाता है। 27 जून 1983 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 84 है, 83 नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ 27 जून 1900 और यहाँ पर है आपके सामने 1984, इस वर्ष इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इसी से रिलेटेड क्या है, जरा देखिए। यहाँ पर है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, मगरा विकास, मरु विकास, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है रेगिस्तान और बंजर भूमि के विकास के लिए चलाया गया है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो पहला सवाल ही आपका उत्तर इसने दिया है हालांकि, लेकिन ये नहीं भी दे तो भी आपको ध्यान रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में की गई। मगरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले इसमें शामिल किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है और राजसमंद है। ये सारे जिले जो हैं वो मगरा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले हैं जरा गिन लो, 5 जिले आपके पास होने चाहिए। देखिए 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई और 5 जिले इसके अंतर्गत क्या हैं, शामिल है। अभी कॉलेज व्याख्याता में ऐसा सवाल पूछा गया था, तो 2005 और 2006 ध्यान रखना। अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, राजसमंद है, ये सभी जिले जो हैं वो मगरा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ये एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से क्षेत्रीय कार्यक्रम कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है और यह जो है वो 100% राज्य वित्त पोषित है। 100% जो है वित्त पोषण कौन करता है इसका, 100% इसका वित्त पोषण जो है वो राज्य सरकार करती है। 100% इसका वित्त पोषण कौन करता है भैया, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो इसका 100% वित्त पोषण करती है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर आज की क्लास अगर आपने छोड़ दी तो आप ये समझिएगा पीछे की सारी क्लासें आपकी व्यर्थ हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इतनी शानदार क्लास आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष जो है वो आरंभ किया गया। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र किस वर्ष आरंभ किया गया, यानी कॉलेज व्याख्याता 2016 में पिछला सवाल पूछा गया था, मैं आपको बता चुका हूँ, और LDC में भी वो पिछला सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। एक में जिलों के नाम पूछे गए और एक में शुरुआत करने
उसकी तारीख पूछी गई। तो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, अब ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम बता रहा हूँ। एक बार इसमें डेट पूछ ली गई है तो अगली बार इसकी डिटेल पूछी जा सकती है आपसे। तो इसको 1974 और 75 में शुरू किया गया था। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है, दोबारा ये पेपर सेटर नहीं पूछेगा। अब वो इससे आगे बढ़ेगा। इससे आगे आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो जरा सुनिएगा। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वित्त पोषण है वो 50-50% का है। और मगरा क्षेत्र के बारे में अगला सवाल अगर वो पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा कितने जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू है, तो आप बताना 5 में। आपसे वो पूछेगा केंद्र और राज्य का अनुपात बताइए, तो आपको बताना है वो पूर्णतः राज्य शासित है। ये 2 सवाल नए वहाँ बन सकते हैं। यहाँ क्या क्या बन सकते हैं देखिए, पहला तो केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात 50-50 का है इसमें। उसके बाद 1974-75 में शुरू किया, ये उसने पूछ लिया है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। अगला सवाल वो आपसे पूछ सकता है राजस्थान के कितने जिलों में, तो राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जिनमें ये कार्यक्रम चालू है। राजस्थान के कितने जिलों में, तो राजस्थान के 11 जिलों में ये चालू है। और राजस्थान के 11 जिलों के 32 खंड ऐसे हैं जहां पर इसको क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। 32 खंड हो गए। यह कार्यक्रम वर्तमान में क्या हो गया है, समाप्त हो गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम जो है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया, यानी अब ये चालू नहीं है। लेकिन चालू कौन कौन से जिलों में था, तो 11 जिले कौन कौन से थे वो जिले जरूर याद होने चाहिए। परीक्षा में चाहे कितना भी पुराना हो वो सवाल तो बना ही सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। 11 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें मुख्यतः आपका करौली है, सवाई माधोपुर है। और सवाई माधोपुर के अलावा कौन कौन से जरा देखिए, करौली है, ठीक है, इसके अलावा सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर जो है वो इसके अंतर्गत है। करौली और सवाई माधोपुर इसमें ध्यान रखना है। प्लस इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कोटा है और झालावाड़ है। कोटा झालावाड़, कोटा कोटा 12 और झालावाड़, कोटा 12 और कौन सा है, झालावाड़ है। झालावाड़ एक प्रदेश के हिसाब से, जैसे हमारे भौतिक प्रदेश है उसके हिसाब से आप जिलों को याद करिए तो याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पर इसके बाद आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, डूंगरपुर है इसके अंतर्गत और बांसवाड़ा है। क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल हैं। इसके अलावा अब जो बच गए वो मैं लिख देता हूँ सीधा। अजमेर है एक, तो आपका अजमेर है। और इसके अलावा आपका टोंक है। क्या है, टोंक है। इसके अलावा कौन सा है, तो सब आ गए मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक भरतपुर और बच गए ऊपर वाले में, करौली भरतपुर, ध्यान रखना है। करौली भरतपुर, यहाँ पर करौली के अलावा कौन सा है, तो भरतपुर भी ध्यान रखिएगा, भरतपुर इसके अंतर्गत है। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक। इसके अलावा कोई भी बच गया हो तो आप देख लीजिएगा। एक उदयपुर और लिख दीजिए इसमें, उदयपुर मेरे हिसाब से 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। भरतपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन जिलों का क्रम याद रखिएगा। वर्तमान में ये कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये देखिए आ चुका है ये सवाल भी। राजस्थान के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में ये सवाल आ चुका है। तो राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जिनमें यह कार्यक्रम क्या किया गया, चलाया गया था। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये सवाल देखिए। मरु विकास कार्यक्रम के बारे में अगर वित्त पोषण का सवाल आया तो वो मगरा से भी पूछ सकता है आपसे। सूखा संभावित क्षेत्र पर भी वित्त पोषण कौन कर रहा है ये भी पूछ सकता है। तो इन सवालों को देखकर ही आपको अपनी रणनीति जो है वो तय करनी होती है कि किस तरीके का सवाल वो पूछ सकता है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, ये आरएस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। किस परीक्षा में, आरएस भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। 2012 में जो आरएस की भर्ती हुई इसमें सवाल पूछा। तो ये ध्यान रखना, इसमें 75% और 25% का अनुपात है। मरु विकास कार्यक्रम जो है उसमें 75 और 25 का जो है वो अनुपात है। वित्त पोषण कितने का है, 75-25 का है। इस अभियान के बारे में अब जरा सुन लीजिएगा कुछ डिटेल बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत। पहली बात तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अब आगामी परीक्षाओं के लिए। 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान के 16 जिलों में, कितने जिलों में, राजस्थान के 16 जिले जो हैं, इन 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
ठीक है, इसमें 75-25 का अनुपात है। राजस्थान के 85 खंड जो हैं, ये 85 खंड जो हैं, इनमें यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खंड हालांकि आपसे नहीं पूछेगा, जिले याद कर लो बस। 16 जिले हैं, उनमें कौन कौन से जिले हैं? तो जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, सिरोही है, राजसमंद है, उदयपुर है, अजमेर है, पाली है, नागौर है, जालोर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और चूरू है। ये सब जिले याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग पश्चिमी राजस्थान, ये उत्तरी इलाका जो राजस्थान का है वो, इसके अलावा जो पाली, नागौर, जालोर वाला क्षेत्र जो है वो, ये इतना क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें आने वाले 16 जिले जो हैं वो इस मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में आरंभ हुआ? देखिए सवाल सब आए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ आगे से आगे बढ़ते जाओ, आपको आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रत्येक टॉपिक पर। और मेरी उम्मीद है आप लोग तय करोगे कि आगे इस प्रकार के जो ब्रिलियंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में नए दिए गए हैं वो मुझे किस गहराई तक और कितने अच्छाई से करवाने हैं, ये आप तय करेंगे। आज का वीडियो आप कितने लोगों तक पहुंचाते हैं और यह ज़्यादा से ज़्यादा किस किस तक पहुंचता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप मेरा मनोबल बढ़ाने में कितना काम करते हैं। तो उसी हिसाब से आगे की सारी रणनीति मैं आपके लिए रखूँगा फिर। तो यहाँ पर राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आपको बताया 1 अप्रैल 1999 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो है वो 99 डेट ही नहीं दी। इस सवाल का सही जवाब जो माना गया था जब मरु विकास कार्यक्रम के 16 जिलों को लेकर, तो यहाँ पर जो सही जवाब इसमें माना गया था वो मेरे मित्रों 77-78 माना गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। यानी सही डेट जो है वो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर कार्यक्रम केंद्र और राज्य के अनुपात से 1 अप्रैल से ही चलाया जा रहा है 1999, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब इसमें माना गया है वो 77-78 भी माना गया है, क्योंकि इसमें 99 वाला जो है वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो 77-78 भी याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड है, इसमें RS परी में ये सवाल आया हुआ है 2 बार, और दोनों बार इसमें अलग अलग ऑप्शन माने गए। एक बार 2009 में आया था और एक बार 2012 में आया था। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, रुख भायला जो है वो इनमें से क्या है? एक सीमावर्ती विकास कार्यक्रम है, वो भी आपको बताया था। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना जो है वो केंद्र सरकार की है, एक राज्य सरकार की है, कि गैर सरकारी है, कि किसके द्वारा है? तो देखिए ये सवाल है, इसमें बहुत सारा विवादास्पद जवाब जो है वो आरपीएससी के द्वारा माने गए हैं मेरे मित्रों। आरपीएससी ने एक बार इसे केंद्र सरकार द्वारा भी क्या किया गया? केंद्र सरकार द्वारा, यानी ये कार्यक्रम तो केंद्र सरकार का ही है, ये बात भी आप समझ लीजिए। कई बार क्या है कि बच्चों को बात समझ में नहीं आती और वो गलत बात समझ जाते हैं, तो इस वजह से मैं इस सवाल पर वापस रुक रहा हूँ। मरु विकास कार्यक्रम जो है वो केंद्र, ऐसे भी पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी और सार्वजनिक और निजी भागीदारी। तो ध्यान रखना, ये योजना तो प्रोग्राम तो कौन सा है? केंद्र सरकार का है, लेकिन वित्त पोषण का अनुपात कितने का है? 75 और 25 का है। जैसे राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई हुई चल रही है, तो उन सब का वित्त पोषण डिवाइड होता है, लेकिन योजना मुख्यतः किसकी है? केंद्र सरकार की है, ये ध्यान रखना अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। रुख भायला क्या है ये बताइए जरा, रुख भायला। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक बात और डिस्कस कर देता हूँ, एक सीमावर्ती विकास कार्यक्रम आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड में यहाँ पर आपके लिए सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, इस सवाल के बाद डिस्कस कर लेंगे उसको। रुख भायला क्या है? वृक्ष मित्र है, या फिर यहाँ पर वृक्ष विस्तार है, वृक्ष क्षेत्र है, वृक्ष उपज है। तो वृक्ष मित्र जो है वो क्या है? रुख भायला है। रुख भायला क्या है? वृक्ष मित्र को कहते हैं रुख भायला। चलिए अब यहाँ मैं वो आपका सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है उसको डिस्कस कर देता हूँ। सीमा से सटे हुए ये जो 4 जिले हैं, ठीक है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ठीक है, ये है बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। सीमा, ये मैं आपको कई बार वैसे पढ़ा चुका हूँ। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम जो है ये आपको कई बार वैसे पढ़ाया जा चुका है। ये राजस्थान के 4 जिलों में है। ठीक है, जिसमें से कौन सा है? गंगानगर है यहाँ पर, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है और उसके बाद में आपका बाड़मेर है। लेकिन ये ध्यान रखना, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है? तो गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है?
गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम को क्या करता है, चलाता है। कब से शुरू किया गया? 1993-94 से यह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। 1993 और 94 से यह कार्यक्रम क्या हो रहा है, चल रहा है। और इसमें 100% भागीदारी किसकी है? तो केंद्र सरकार की। 100% जो है वो केंद्र सरकार इसका क्या करती है, वित्त पोषण करती है। सीमा क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं उनका विकास कैसे किया जाए, इसको लेकर के सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो है वो आधारभूत संरचना इन क्षेत्र में, जैसे सड़क है, विद्युत है, पेयजल है, इन सब की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये भी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पढ़ाया था आप लोगों को। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं उनमें यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली नहीं है, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं है। नागौर और चूरू और हनुमानगढ़ ये वाले नहीं हैं। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आपको यही जिले दे रखे हैं, लेकिन मुख्यतः ये 8 जिलों में चलाया जा रहा है। मुख्य दोस्तों कितने जिलों में? 8 जिले मुख्य हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो आपके पूर्वी क्षेत्र के हैं और 4 जिले जो हैं यानी भरतपुर संभाग के 4 जिले और 4 जिले जो हैं वो कोटा संभाग के। ये 4 जिले कोटा संभाग के और 4 जिले कौन से संभाग के हैं? तो भरतपुर संभाग के हैं। भरतपुर संभाग जो है उस भरतपुर संभाग के 4 जिले। इस प्रकार टोटल जो है वो आपके कितने, 8 जिलों में यह कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें से 1987 कंदरा विकास कार्यक्रम भी इसे कहते हैं। कंदरा विकास कार्यक्रम भी आप लोग इसे कह सकते हो। कंदरा या डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी इसे कह सकते हो। 1987-88 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 1987-88 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो 8 जिलों में है, 332 ग्राम पंचायतें हैं और बीहड़ के विस्तार को रोकने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का भी गठन किया गया। इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बात समझ में आ गई। 1987-88 और यह जो है वो टोटल 8 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है ये वाला क्षेत्र। चलिए इसके बाद अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो आपको पता हो गया बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन से, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर नहीं है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद नहीं है। अजमेर, पाली नहीं है। नहीं है वाले पहले काटो और उसके बाद आप राइट का निशान लगाओ, तो आपका उत्तर कभी भी इस प्रकार के सवालों में गलत नहीं जाएगा मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण है क्या? वनोन्मूलन है क्या? जनसंख्या दबाव है क्या? सौर ऊर्जा का उत्पादन होना किसी भी तरीके से राजस्थान में क्या नहीं है, हमारे मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो सौर ऊर्जा को उत्पादन करने में मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ता है? अतिचारण से बढ़ता है। पशुओं का अतिचारण करने से बढ़ता है, वनोन्मूलन करने से बढ़ता है, जनसंख्या दबाव से बढ़ता है, लेकिन इससे नहीं बढ़ता। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका सही आंसर सौर ऊर्जा उत्पादन करने से मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला सवाल, भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन जो है एटलस, जो इसरो के द्वारा प्रकाशित किया गया 2007 में। इसरो द्वारा कब? इसरो द्वारा 2007 में। ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में लगभग 65% से अधिक यानी 67% के आसपास जो क्षेत्र है वो किससे प्रभावित है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, हरित राजस्थान के संदर्भ में है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको 4 मैंने क्षेत्रीय कार्यक्रम पढ़ाए। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके बाद डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये चारों विकास कार्यक्रम आप लोग याद करिएगा। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन से क्षेत्र में है। मेवात वाला ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे अलवर वाला क्षेत्र और वो है ना अलवर भरतपुर में, मुख्यतः मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर में वो भी करा देंगे। 1987 में उसे शुरू किया गया था मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपको सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के साथ साथ मगरा विकास कार्यक्रम यानी कंदरा विकास कार्यक्रम भी ध्यान रखना है। अब हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी किस वर्ष शुरू की गई थी? हरित राजस्थान जो योजना है वो तो ध्यान रखना 15 जुलाई 2009 को इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय और निजी भूमि जो है
बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई और शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त शहरी निकायों को निर्देश दिए गए थे 2009 में। तो 2009-10 इसका सही डेट हमें क्या करनी है, माननी है। इसकी शुरुआत हरित राजस्थान योजना की शुरू की गई थी। इस बार भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान जो है वो शुरू किया था। चलिए, इसके बाद है राजस्थान में, और एक बात और ध्यान रखना, वृक्षारोपण हो चाहे वनावरण हो, इससे संबंधित राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार भी राजस्थान में दिया जाता है। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? देश में डेजर्ट ब्लॉक हैं 142, उनमें से राजस्थान में कितने हैं? 90, 10, 100 और 85। तो राजस्थान में 85 ऐसे ब्लॉक हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में क्या है, 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। पूरे देश में 42 में से 85 डेजर्ट ब्लॉक कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये स्थिति जो है वो पुरानी है। अब अगर बदल गया होगा ये डाटा तो आपको वापस करंट अफेयर्स की क्लास में बता देंगे। चलिए, इसके बाद में देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी किया गया? राजस्थान में इनमें किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CADP है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP जो है, ये CADP प्रोग्राम राजस्थान जो है, इस राजस्थान में किसके द्वारा आरंभ किया गया? राजस्थान सरकार व विश्व बैंक, राजस्थान सरकार व रिजर्व बैंक, भारत सरकार व विश्व बैंक, राजस्थान सरकार। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, कब शुरू किया गया, कौन से क्षेत्र में कार्यक्रम है? तो कमांड क्षेत्र कार्यक्रम विश्व बैंक और भारत सरकार के प्रयास से, किसके? भारत सरकार और विश्व बैंक के प्रयासों से यह जो कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी एक बहुत कमांड एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त शुरू किया गया। कब जी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी संभाव्य सिंचाई सुविधा और उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करना, माही और चंबल का जो कमांड क्षेत्र है उसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो भारत सरकार और किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा इस वित्त पोषण से इसे शुरू किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना। कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना जो है, अभी आपको कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना है, इससे पिछले वाला कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो यहाँ है कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना किस वर्ष चालू की गई थी? तो देखिए कितने पुराने पुराने वर्ष जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट में CDP बोलते हैं इसको, वो CADP था और ये CDP है। ये CDP जो है वो राजस्थान में किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दिसंबर 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और 2001 में इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो इस वर्ष तो इसे क्या किया गया? शुरू किया गया। और स्वीकृति कब मिली भैया? इसको स्वीकृति 1999 में मिल चुकी थी, दिसंबर 1999 में इसे स्वीकृति मिली। 2001 में इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था। मरु प्रसार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरु प्रसार जो है, यानी मरुस्थल का जो प्रसार है, उस मरुस्थल के प्रसार को क्या करना है? मरुस्थल के प्रसार को क्या करना भैया? रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए इसे शुरू किया गया था। और कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा, शुरू कब किया गया? 2001 में किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष से आरंभ की गई? अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष से आरंभ की गई थी? अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो है वो मेरे मित्रों, अरावली क्षेत्र में जो है वो वृक्षों की मात्रा को बढ़ाने के लिए जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। जापान के सहयोग से इसे क्या किया गया? शुरू किया गया था। तो आप इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, जापान के सहयोग से इसे शुरू किया गया। लेकिन शुरू किस वर्ष किया गया? तो 1992-93 में इसे आरंभ किया गया था। 1992 और 1993 में इसे क्या किया गया? आरंभ किया गया था। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। अरावली पर्वत श्रृंखला में वनों के पुनर्वास हेतु इसे शुरू किया गया और राजस्थान के कितने जिलों में? 10 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। राजस्थान के 10 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 1992 और 93। तो इसका सही जवाब आपको 1992 ही मानना है। 1992 इसका सही आंसर होगा। 10 जिले कौन कौन से? अलवर है, जयपुर है, सीकर है, नागौर है, पाली है, झुंझुनू है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही वाला जो क्षेत्र हैं में पर्वतीय वनों के पुनर्वास
के कार्य के लिए इसे शुरू किया गया और मार्च 2002 में यह पूर्ण हो गई। कब? मार्च 2002 में यह पूर्ण हो गई। मार्च 2002 जो है इसमें पूर्ण हो गई है। मार्च 2002 में इसे क्या कर दिया गया? पूर्ण कर दिया गया। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे मित्रों है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध क्या है? यानी राजस्थान और राष्ट्रीय क्षेत्र पर लैंड यूजर बोर्ड जो है वो और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन जो क्षेत्र हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो राजस्थान में बंजर भूमि के उचित उपयोग से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। यानी राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूजर बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन जो है वो बंजर भूमि के उचित उपयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है या उसका उचित उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसको लेकर के कार्य करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? राजस्थान में ये सवाल पहले भी मैंने हालांकि करा दिया है, लेकिन आप लोग फिर भी दोबारा सुन लीजिएगा। राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या अधिक है। देखिए ये सवाल घूम फिर के यही आता है, जब भी मरुस्थलीकरण पर सवाल आता है तो यही आ रहा है। ऑप्शन बदल देता है आगे वाला, बस इतना ही अंतर कर पाता है, इसके अलावा कोई अंतर वो नहीं करता है। अतिचारण, जनसंख्या अधिक है, जैविक कृषि और अति जुताई। तो कौन सी जैविक कृषि करने से कैसे, मुझे ये बताइएगा, जैविक कृषि करने से राजस्थान में कैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता है? नहीं बढ़ता साहब। तो राजस्थान में लगभग ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किससे होता है मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण अगर हम लोग बातचीत करें तो 44% के आसपास जो है वो मरुस्थलीकरण का बढ़ावा वायु की वजह से मिलता है। यानी तेज हवाएं चलती है उसकी वजह से मरुस्थल जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारण जो है वो ये वाला है। इसके बाद है 11% के आसपास जो है वो जल से भी हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, सर्वे में ये अनुमान लगाया गया है। और वनस्पति विनाश जो है 62% जो है वो वनस्पति, लगभग 6% के आसपास ये मान लीजिए, लगभग 6% जो है वो राजस्थान में वनस्पति का विनाश होने की वजह से भी ऐसा होता है। और भूमि की लवणीयता जो है उसकी मात्रा के कारण भी बढ़ रहा है, तो वो 1% योगदान है। ये मरुस्थलीकरण में बढ़ने में मुख्य योगदान देते हैं। और कारण क्या क्या है ये तो क्या है आपको पता होना चाहिए, ये बताए गए हैं वर्दी के कारण। मरुस्थल कैसे बढ़ता है आगे से आगे, इसके कारण है। लेकिन और निम्नलिखित कारण है, जैसे जलवायु की कठोरता है, ठीक है, उसके बाद में अनियंत्रित पशुचारण है, और भूजल स्तर में गिरावट है, निरंतर सूखा पड़ना है, वायु अपर्दन में वृद्धि है, और सिंचाई जो है उसका विस्तार, लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या राजस्थान में है, वनस्पति का अभाव है, वनोन्मूलन लगातार बढ़ रहा है। ये सब उत्तरदायी कारण जो है वो मरुस्थलीकरण के हैं। तो मेरे मित्रों मैंने लगभग आपके सामने जितने सवाल रखे हैं, मेरी उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद के मुताबिक आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। आगे भी जो है कौन सा टॉपिक इस प्रकार का है जो वीडियो मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस पर इस तरीके के सवाल मुझे रखने चाहिए। और मेरी उम्मीद है मैं अगली क्लास में गरीबी और बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है, बेरोजगारी उस टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके सामने। आप उसका इंतज़ार करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, और देखूंगा मैं सबसे ज़्यादा कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है। उसके बाद एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।